प्रणाम आचार्य जी। जी। मैंने देखा पिछले कुछ सालों में तो मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके थोड़ा ब्लंटली अपनी चीजें शेयर करना, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है तो रिलेटिव्स भी फिर मुझसे कतराने लगे बात करने से। नहीं तो उनसे आप उसमें क्यों ये मैंने सब शेयर मैंने कर खुद ही रहे हैं? सुधार किया कि ठीक है, जो बात गलत लग रही है उसको एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सब मेरे सामने बैठे हैं, इनसे मैं बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ। ये मेरे रिलेटिव्स हैं क्या? दिल की बात उनसे की जाए ना जिनसे दिल का रिश्ता हो। रिलेटिव्स से तो तन का रिश्ता होता है, तो उनसे आप तन की बातें कर लीजिए। अ, मेरा ये क्वेश्चन है, जो अज्ञानी आदमी होता है वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, उसको कोई डाउट नहीं होता। तो मैं पिछले 4-5 साल से जब से थोड़ा सा सेल्फ इंक्वायरी कर रहा हूं, तो मैं पाता हूं कि मैं डेली कंफ्यूज होता हूं। डेली कोशिश करता हूं सुलझाने की, लेकिन फिर से एक अगले दिन और चुनौती होती है। तो मुझे कहीं सेल्फ डाउट भी होता है कि मैं कहीं उलझ तो नहीं रहा हूं, और एम आई वॉकिंग द राइट पाथ। नहीं, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो उसके साथ धीरज से रहें। और राइट पाथ जैसा कुछ नहीं होता। रॉन्ग पाथ को रॉन्ग जानना है बस। और रॉन्ग की परिभाषा है अपना नहीं। राइट पाथ कहीं नहीं मिलेगा। जितने आपके पास आज रॉन्ग पाथ है ना, वो आपको सौंपे गए थे राइट बता के ही। लेकिन जो पाथ आपको सौंपा गया है, वो सौंपे जाने के कारण ही रॉन्ग हो जाता है। तो राइट पाथ जैसा कुछ नहीं है। आप अगर तुलना करोगे कि मेरा पाथ राइट है या नहीं, तो उस तुलना में कुछ मिलेगा नहीं। जो भी अपना अभी पाथ है उसको देखते चलिए, ये आया कहाँ से। अभ्यास करिए अपने आप को बिल्कुल अपने तौर तरीकों से अलग करने का। ये व्यक्ति है, इसके ये तौर तरीके हैं, उस व्यक्ति के हैं, उसके पास कहाँ से आ गए। फिर उसमें कुछ बहुत मौलिक खोज होती है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सामने होती हैं पर छुपी होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट की तरह। वो फिर दिखाई पड़ती हैं। सर आज्ञा हो तो एक क्वेश्चन और है मेरा। ये क्वेश्चन है, जैसे भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में चर्चा होती है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है। तो जैसे आपने बोला था कि सत्य के प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम है और वही असली भक्ति है। तो मैं इसको समझता हूं कि फिर कर्म योग भी यही होना चाहिए सर। सारे योग एक ही हैं। कर्मयोग का मतलब ही यही है कि जो कर्म है वो आ ही रहा है आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान से के लिए क्या चाहिए? आत्मा के लिए प्रेम चाहिए सबसे पहले। आत्मा के लिए प्रेम चाहिए। तो प्रेम से आया ज्ञान, ज्ञान से आया कर्म, प्रेम से आया ज्ञान, ज्ञान से आया कर्म। तो बताओ ये तीनों योग अलग अलग कैसे हो गए? और आज के समय में जब अहम जिस हालत में है, उसे उसी हालत में रोके रहने के लिए बहुत लालच उपलब्ध है। बहुत लालच उपलब्ध है कि क्या करना है मुक्ति से प्रेम करके। बंधनों में भी बहुत सहूलियतें हैं ना। आज के समय में जितनी सहूलियतें उपलब्ध हैं इंसान को, इतनी नहीं होती थी पहले। कुछ लोगों को होती होंगी पहले। आम आदमी को बहुत ज़िंदगी से सुख नहीं मिल रहा होता था। साधारण ज़िंदगियाँ होती थी, बीमारियाँ बहुत होती थी, सूखा पड़ जाता था। आदमी के नियंत्रण में ज़िंदगी उतनी नहीं थी पहले जितनी आज है।
तो फिर ज़िंदगी से वैराग्य होना या ज़िंदगी से अनासक्ति होना थोड़ा ज़्यादा आसान होता था। आपका बच्चा है छोटा, पता ही नहीं चला कौन सी बीमारी लगी, वो मर गया, तो भीतर वैराग्य आ जाता था। अब आज 100 तरीके के वैक्सीनेशन है। आपको यात्रा करने निकले थे, यात्रा वो 60 दिन की यात्रा, आपको उत्तर से दक्षिण जाना था, 60 दिन पैदल चलना है, तब जा करके कुछ होगा। यात्रा में ही आप खो गए, यात्रा में आपको अलग तरह के अनुभव हो गए, तो अनासक्ति आ जाती थी। ये सब पहले ज़्यादा आसानी से जाता था। अब आप वहाँ से फ़्लाइट लेते हो, खट से गोवा उतर आते हो, कौन सी अनासक्ति। और बीच में वहाँ प्लेन है बढ़िया वाला, उसमें एयर होस्टेस है, आसक्ति और हो जाएगी। तो आज के समय में मुक्ति से प्रेम ज़रूरी नहीं है कि उतना सहज हो। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि आज प्रेम से भी पहले विद्रोह चाहिए। तो हम कहते हैं प्रेम से ज्ञान, ज्ञान से कर्म। आज के समय में प्रेम सहज, साधारण, सरल थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आप जिनसे प्रेम कर सकते हो, झूठी चीज़ें। तो मुक्ति से प्रेम कैसे हो पाएगा, उसकी संभावना बड़ी कम हो गई है ना। बच्चा आँख खोलता है, उसको लुभाने के लिए कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, वो मुक्ति से काहे को प्रेम करेगा। इतने तो खिलौने भी नहीं थे पहले, स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं हैं, फिर बाजार भरे पड़े हैं संसार के तमाम तरह की चीज़ों से। मुक्ति से क्यों प्रेम होगा। तो आज प्रेम हो पाए उससे पहले विद्रोह चाहिए। ठीक है, वो पहले भी चाहिए था, पर आज और ज़्यादा चाहिए। तो जो श्रृंखला है कि प्रेम से ज्ञान, ज्ञान से कर्म, उससे पहले जोड़िए कि प्रेम से भी पहले विद्रोह। तो आज योग के मार्ग पर वही आगे बढ़ पाएगा जो सबसे पहले विद्रोही हो। जो विद्रोही नहीं है वो प्रेम ही नहीं कर सकता। और अगर कोई मिले आपको जिसमें विद्रोह ज़रा भी नहीं है पर प्रेम छलक रहा है, तो बड़ा नकली आदमी है। प्रेमी सिर्फ वही हो सकता है जो विद्रोही है। पुरजा पुरजा कट मरे तब न, तो ऐसा विद्रोही चाहिए। सिर्फ वही प्रेम का अधिकारी है। जिसके पास विद्रोह की ताकत नहीं है, वो मीठा सा मुंह बना के आए और शीतल सी वाणी में बोले कि प्रेम और ये और वो प्यारी बातें, भगा दीजिए, नौटंकी। विद्रोह करने की हैसियत नहीं और प्रेम जताने चले आए, ये नकली प्रेम, सस्ता प्रेम। तो आज के समय पे प्रेम से भी पहले, ज्ञान से भी पहले और कर्म से भी पहले चाहिए विद्रोह योग, क्रांति योग। वो आज के समय की आवश्यकता है। जो विद्रोह नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं कर सकता, और प्रेम नहीं है तो ज्ञान नहीं आएगा, और ज्ञान नहीं है तो कौन सा कर्म कर लोगे, अंधा कर्म करोगे कोई। विद्रोह, ललकार योग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये तीनों योगों को मैं थोड़ी सी मेरी समझ आपके आपसे जब जुड़ा हूँ, वीडियो वगैरह देखे हैं, तब मेरी समझ थोड़ी बढ़ी है। वरना मैं इनको बहुत अलग अलग तरीके से लेता था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। बिल्कुल अलग, कि भक्ति मार्ग वाले लोग बिल्कुल अलग हैं, ज्ञान योग वाले बिल्कुल अलग हैं, कर्मयोग वाले बिल्कुल अलग। देखिए, इसीलिए अद्वैत का मतलब ही है कि एक ही तुम्हारा यथार्थ है और एक ही तुम्हारी मंजिल है। इसमें तुम 50 तरीके की इधर उधर की विभाजित बातें कर क्यों रहे हो। 50 योग कैसे हो सकते हैं जब एक तुम हो और एक तुम्हारी मंजिल है। जो तुम हो उसका क्या नाम है, अहम, और जो तुम्हारी मंजिल है उसका क्या नाम है। तो ये इतने सारे योग क्यों खड़े कर दिए। एक ही योग होगा ना, अहम का आत्मा से मिलन, बस एक ही योग है। और क्या इतने बाकी सब नाम है, नाम। वो ऐसे ही है जैसे होता है ना कि मामा दा ढाबा, असली मामा दा ढाबा, सबसे पुराना मामा दा ढाबा, उसके नीचे लिखते हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो वैसे ही ये 100 योग खड़े कर दिए हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा कि ज्ञानी प्रेमी नहीं होगा, ये बताओ तो।
तो प्रेम योग और ज्ञान योग अलग कैसे हुए, बताइए मुझे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि जो प्रेम करेगा वो सही कर्म के बिना जी लेगा? हो सकता है ऐसा? प्रेमी निष्काम कर्म योगी ना हो, संभव है? तो सब एक ही तो है, काहे के लिए रेखाएं खींचनी है? बिल्कुल सर। नमस्ते आचार्य जी। जैसे आपने कहा था कि जानना और होना साथ साथ होता है, एंड आपने कहीं और भी कहा था दैट नोइंग हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय बीइंग। सो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ को इतने क्लियरली देख लेती हूँ दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट हैव अ चॉइस, लाइक आई एम कंपेल्ड टू डू व्हाट इज़ राइट, एंड आई फील दैट आई हैव सीन दिस क्लियरली एंड अब मुझे यही करना पड़ेगा। बट उसके बाद किसी और सिचुएशन में मैं देखती हूँ कि मैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेव करती हूँ, लाइक नॉट बिहेवियर बट द फीलिंग दैट ग्रोज इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दैट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, डज दैट मीन दैट आई हैड नॉट नोन प्रॉपरली प्रीवियसली, or does it mean the same thing that you have to keep knowing at every point of time? Okay. दूसरा, देयर इज नो फाइनल विक्ट्री, लगातार लगे रहो। हम ऐसे हैं, एक पाउडरी मास है हम, अ बॉल ऑफ गैस, an amorphous sphere। अहम उसके किसी भी बिंदु पर हो सकता है और अलग अलग समय पर प्रकृति के संयोग के चलते वो अलग अलग जगहों पर होता है। ये रहा आई, ठीक है, ये आत्मा, प्रकृति, और हम ऐसे आमतौर पे दिखा देते थे कि ये रहा हम, ऐसे ही करते थे ना। वो ऐसा होता है, ऐसा इतना बड़ा। अब अगर वो इस एज पर बैठा हुआ है तो किसके ज़्यादा पास है, और इधर आके बैठ गया तो, और वो इस पूरे में कहाँ पर होगा, वो प्रकृति के संयोगों पर निर्भर करता है, जो कि बिल्कुल रैंडम है। हाँ, संयोगों से प्रभावित होना है कि नहीं, ये अहम की, तो बिल्कुल हो सकता है कि एक क्षण ऐसा आया हो जब वो एकदम यहाँ मुहाने पर, सिरे पर, एज पर आकर बैठ गया हो, और यहाँ बिल्कुल प्रेम प्रसंग शुरू हो गया हो। जैसे होता ना, यहाँ खिड़की से झांक रहा है और यहाँ से वो पुकार रहा हो, बिल्कुल हो गया। लेकिन घर तो इतना बड़ा ना, ये इधर वाली खिड़की पे आके झांक करके सब कुछ हो गया था इलू इलू, और तभी पीछे से फूफी ने बुला लिया, और फूफी रहती है यहाँ बिल्कुल कहाँ पर, और ये भागा गया वहाँ जाके बैठ गया है। अब उधर से जो पुकार आ रही है वो सुनाई नहीं देती, कुछ नहीं सुनाई देता। मुक्ति बोध का था, कितनी एकदम ऐसा लगा था इनमें कुछ तो रहस्य है, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। अब आध्यात्मिक कोई कवि नहीं थे वो, ना उन्होंने कुछ वैसा लिखा था, लेकिन वो पंक्ति ऐसी थी कि उसने मुझे पकड़ा था उस समय भी कि ये कुछ बात कही जा रही है यहाँ, कोई ज़रूरी बात। वो यही है, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, क्योंकि जो पुकारा जा रहा है उधर से पुकारा जा रहा है, आप कूद करके इधर आ गए, और इधर जो बीच में मामला है सारा, वो उसमें ऑडियो इंसुलेशन है, आवाज़ इधर की आने नहीं पाती, इधर उसकी आवाज़ भी सुन पाओ इसके लिए पहले तुम्हें अपने पूरे घर में इधर की ओर आना पड़ेगा। वो उधर वाली खिड़की पे पुकार रहा है ना। बट देन इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं। मुझे पूरी गेंद है, इसी को ढुलक करके धीरे धीरे इधर आना पड़ेगा, यही प्रोग्रेस है। तो एक तो प्रोग्रेस होती है कि गेंद के अंदर अंदर, कि ये गेंद रखी हुई थी, इसमें आप यहाँ से यहाँ आ गए, और एक होती है कि समूची गेंद ही रोल कर गई है और इधर आ गई है। जो दूसरी वाली है बेहतर होती है, पर शुरुआत पहली वाली से करते हैं, या ऐसे कहिए पहली वाली से शुरुआत करके दूसरी वाली तरक्की होती है।
ऐसे समझ लीजिए कि अहम जो है इस पूरी गेंद का सेंटर ऑफ मास है। अहम ही है जो इस पूरी चीज़ को वजन दे के रखता है, ठीक है। ये है, ये गेंद यहीं पड़ी रहेगी अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो, सेंटर में। पर अहम यहाँ कोने में आ जाए तो ये गेंद क्या करेगी, पुड़क। तो आप अपनी हस्ती के उस कोने पर आ जाइए जहाँ आत्मा से प्रेम है, आपकी गेंद खुद ही चल पड़ेगी। आचार्य जी प्रणाम जी। फेलियर से तो मतलब एक आम संसारी भी डील करता ही है, बट अगर आपको वर्ल्डली अफेयर्स में एक छोटी सक्सेस भी मिलती है तो वो आपको सेंटर से बहुत ज़ोर से हिला देती है। मतलब आपका मतलब वही कि आप फिर सेंटर्ड नहीं रह पाते, तो उसको कैसे डील किया जाए? कोई चारा नहीं है ना, मतलब वो छितराए हुए भी चलते रहना पड़ेगा। और क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? कहाँ से हो आप? मैं आचार्य जी एक छोटा शहर है भोपाल के पास में, सीहोर के पास में। वहाँ से यहाँ कैसे आए? ट्रेन से आया। ट्रेन क्या कर रही थी रात में? क्या करोगे? चलो ऐसे ही चलो, तुम्हें ऐसे चलना है तो। और ऐसी भी ट्रेन्स होती हैं जो एकदम स्मूथ, हिलती ही नहीं। ये इन्होंने बोला होता प्लेन से आए हैं तो उदाहरण और बढ़िया हो जाता। मैं तो इंतज़ार कर रहा था प्लेन बोले, चलो कोई बात नहीं। अब वो ऐसे ऐसे करता है, बारिश में आओ यहाँ तो अभी आप वापस जाओगे तो भी ऐसे ऐसे करेगा, तो क्या करोगे? कूद जाओगे? भाई जैसा भी है, जब तक मंजिल की ओर जा रहा है तब तक ठीक है। किसी किसी दिन तो बहुत जोर से करता है, सीधे 5 फीट नीचे आ जाता है। क्या करोगे? कुछ नहीं, सीट बेल्ट बांध लो। और क्या करोगे? क्या करें? नाम नहीं याद आ रहा है, अभी गूगल करिएगा तो आ जाएगा। ग्रीक फिलोसोफर था एक, बहुत पुराना वाला, सुकरात से भी पहले का। तो उससे किसी ने एक बार पूछा कि मानव जन्म का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होता है, तो उसने बहुत जोर से डांटा। तो बोलता है होल्ड नो इल्यूजन्स। और बड़ी अजीब बात है उसमें, मतलब समझिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा, भाव समझिएगा। बोलता है होल्ड नो इल्यूजन्स। सबसे अच्छी बात ये होती कि तुम पैदा नहीं हुए होते, और दूसरी अच्छी बात ये हो सकती है कि किसी तरह विदा हो जाओ बस। तुम कहाँ इन चक्करों में पड़े हो कि मानव जीवन का सौभाग्य क्या होता है? अरे 2 ही अच्छी बातें हो सकती हैं मानव जीवन के बारे में। पहली ये कि पैदा ही ना हो, और दूसरा ये कि किसी तरीके से दामन बचा के कोरे कोरे साफ सुथरे विदा हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें ज़िंदगी से रखनी नहीं चाहिए। हम क्यों मानते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी जगह आ गए हैं या बड़ा सौभाग्य हो गया है? देह धरे का दंड है। हाँ, जीवन को उन्होंने कहा क्या है ये? देह धरे का दंड है। जो जन्मे सो रोए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करना ही अपने आप में एक दंड है। इसीलिए ज्ञानियों ने फिर जीवन मुक्ति की बात की। सबसे बड़ा आदर्श भारत में इसीलिए कोई सुख नहीं है, और सुख को आदर्श बहुत आसानी से बनाया जा सकता है ना। ये तो प्राकृतिक वृत्ति होती है, कह दो कि सबसे बड़ा आदर्श क्या है? सुख।
उन्होंने कुछ समझा होगा, कुछ कुछ ध्यान लगाया होगा, तभी उनको समझ में आया कि सुख नहीं भाई, सुख नहीं, यहाँ सुख जैसा तो कुछ होता ही नहीं, तुम किस चक्कर में। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुक्ति मिल जाए। तो सबसे बड़ा आदर्श सुख नहीं है, मुक्ति है। आवागमन से मुक्ति मिले, ये झंझट खत्म हो, कहाँ फंस गए। तो ये सब चलता रहेगा। आप उम्मीद रखो मत कि अच्छे से हो जाए। ठीक है, जैसा चल रहा है उसके मध्य भी आप अपनी सही दिशा चलते रहो बस। सुख मांगोगे दुख और पाओगे, कुछ मत मांगो। प्रणाम आचार्य जी। मुझे यह पूछना था आपसे कि आपने कई बार बोला है कि दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लेना, ये साक्षी भाव होता है। तो दृश्य और दृष्टा को अपन एक साथ कैसे देख सकते हैं? कुछ हो रहा है, उसका मुझ पर असर क्या हो रहा है, इसके लिए भी जागरूक हो जाइए। और ये जागरूक होना सबसे आसान तब होता है जब सामने कुछ बहुत प्रभावशाली हो रहा हो, सामने कुछ ऐसा हो रहा हो जो आप पर बहुत असर डालता हो। उस समय देखना आसान हो जाता है कि देखो वो हुआ और मुझ पे क्या असर पड़ गया। मान लीजिए अचानक से अभी कहीं बहुत ज़ोर की आवाज़ आ जाए, कुछ गिर गया, बम फट गया, या आप बाज़ार में निकल रहे हैं और किसी खाने पीने की चीज़ की आपको सुगंध आ जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर असर डालती हों, उस वक्त देखना आसान हो जाता है कि देखो अभी क्या हो गया। अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मन में कौन सा विचार आ गया। लेकिन होता उल्टा है ना, क्योंकि बाहर अगर कोई चीज़ प्रभावित करने वाली आई है तो इंद्रियां और उसी चीज़ की ओर भागती हैं। जिस समय स्वयं को देखना सबसे आसान होना चाहिए, ठीक उसी समय हम स्वयं से चूक जाते हैं। धन्यवाद आचार्य जी।